ऑल्टरनेरिया। ऑल्टरनेरिया एक ड्यूटेरोमाइसीट फंजाई है जो कि जिनमें कि एनामॉर्फ या माइटोस्पोर या असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज मौजूद है, लेकिन इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज या परफेक्ट स्टेज या टीलोमॉर्फ जिसको हम बोलते हैं, ये नहीं पाया जाता। तो बहुत सारे बेसिडोमाइकोटा या एस्कोमाइकोटा की बहुत सारी ऐसी एनामॉर्फिक फंजाई है जिनमें एनामॉर्फ तो है लेकिन सेक्सुअल स्टेज या टीलोमॉर्फ नहीं मिला था, तो उसको इंक्लूड किया गया था ड्यूटेरोमाइसिट के अंदर। पर जैसे जैसे इसकी ये सारे जो फंजाई है इसकी टीलोमॉर्फ स्टेज डिस्कवर किया गया, तो इसको वापस से ड्यूटेरोमाइसिट से वापस आइदर बेसिडोमाइकोटा या एस्कोमाइकोटा में इंक्लूड किया गया। तो ऐसे ही मतलब ड्यूटेरोमाइसिट अल्टरनेरिया एक ड्यूटेरोमाइसिट फंजाई है। मतलब कि अल्टरनेरिया जो है इनकी सिर्फ ऑफ असेक्सुअल स्टेज या इम्परफेक्ट स्टेज मिल जाएगा आपको, परफेक्ट स्टेज नहीं मिलेगा। ये ऐसी एक फंजाई है अल्टरनेरिया जो कि फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉट ओनली प्लांट्स बट ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स को भी ये इन्फेक्ट कर लेता है। प्लांट्स को तो बोथ प्री हार्वेस्ट एज वेल एज पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज में काफी नुकसान पहुंचाता है। मतलब जब प्लांट कोई भी सीरियल प्लांट हो या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो, ये जब एग्रीकल्चरल फील्ड में है तब भी ये नुकसान पहुंचाता है इन्फेक्ट करके। और जब ये पोस्ट हार्वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज स्टेज में है तब भी ये इसको इन्फेक्ट कर लेता है और सीरियसली इकोनॉमिक लॉस करा देता है। अगर हम देखेंगे कि ह्यूमन डिजीज जो है ये काफी ससेप्टेबल पर्सन जैसे जिनका कुछ इम्यूनिटी कमजोर है, तो ऐसे लोगों को ये बहुत ही ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट कर देता है इनमें। और ये ज्यादा हो जाए मैंने ज्यादा एक्सर्बेट हो जाए तो ये काफी व्हाट टू से लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ऐसा एक फंगस अल्टरनेरिया we are going to discuss today. Hello friends, I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika, जहाँ पे मैं बीएससी एमएससी रिलेटेड बोटनी टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ। आज मैं ऑल्टरनेरिया की ओवरव्यू, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इम्पोर्टेंस एंड इसकी डिजीज सिम्टम्स और इसकी मैनेजमेंट कैसी होती है ये सब डिस्कस करने वाली हूँ। Next part of the video, I'm going to discuss about reproduction and life cycle. So let's begin the video. So, Alternaria की taxonomic position. जो ऑल्टरनेरिया है वो डिवीजन एस्कोमाइकोटा में बिलोंग करता है। और एस्कोमाइकोटा में ऐसे सारे जो सेप्टेट फंजाई मिलते हैं जो कि एस्कोस्पोर्स या सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पोर जिसको ये है, तो ये 8 एस्कोस्पोर्स तैयार करते हैं। तो ये जो एस्कोस्पोर्स है, एस्कोमाइकोटा में जो रिप्रोडक्टिव स्पोर है वो एस्कोस्पोर है। और ये जो एस्कोस्पोर तैयार होता है ये रहता है इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम बोलते हैं एस्की। एस्की और ये एस्की ऐसे सॉसेज शेपेड हो सकता है या एकदम क्लोज्ड होता है जिस या फ्लश शेपेड होता है। तो एस्कोमाइकोटा में जितने भी फंजाई है, एक तो वो सेप्टेड है, दूसरा तो कि वो एस्कोस्पोर्स तैयार करता है। और ये एस्कोस्पोर्स कहाँ रहता है? एस्की के अंदर। और एस्की कैन बी 3 टाइप अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर: एपोथीशिया, पेरिथीशिया, पेरिथीशिया और ये है क्लेस्टोथीशिया। सो दिस इज डिवीजन एस्कोमाइकोटा। अब क्लास डोथी
डोथिडोमाइसिस। डोथिडोमाइसिस में ऐसे बहुत सारे फंजाई है जो कि एक तो सैप्रोफाइटिक हो सकता है या एंडोफाइटिक हो सकता है। मतलब सैप्रोफाइटिक मतलब जो कि सॉइल में रहता है और बिना इन्फेक्ट किए वो क्या करता है, एक्सटर्नली एंजाइम छोड़ता रहता है जो कि सेलुलोज या कोई भी अदर ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके सिंपल प्रोडक्ट बना देता है। और वो फंजाई जो है वो सिंपल प्रोडक्ट को ही एब्जॉर्ब करता है। तो जो डोथिडोमाइसेस है उनमें सैप्रोब भी है, एंडोफाइट भी है। मतलब एंडोफाइट वो सारे फंजाई है जो कि हमारे शरीर में ग्रो करता है, लेकिन ये हमको नेगेटिवली इन्फेक्ट नहीं करता। या पैथोजेनिक हो सकता है जो कि हमारे शरीर में ग्रो करता है और हमारे शरीर में आइदर तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे टॉक्सिन क्रिएट करके हम या ऐसे ही न्यूट्रिशन लेके हम लोगों को कमजोर बना देता है या डिजीज बना देता है। तो दैट इज पैरासाइटिक। सो जो डोथिडियोमाइसिटिस है उसमें सैप्रोब भी है, उनमें एंडोफाइट भी है, पैरासाइट भी है, और तो और लाइकेनाइज्ड फंजाई भी है और माइकोराइजल फंजाई भी है। सो डोथिडियोमाइसिस में जो जितने भी फंजाई है इनकी हैबिट जो है ये काफी डिफरेंट डिफरेंट है। एक तो सैप्रोफाइट हो सकता है, दूसरा एंडोफाइट। मतलब ये सारे जो है काम के है, या इकोनॉमिक लॉस कराने वाला जैसे पैरासाइटिक स्पीशी भी इसमें है। जो ऑर्डर प्लियोस्पोरालिस है ये मोस्टली ये डोथिडियोमाइसिस की सबसे बड़ा वाला ऑर्डर है। और इनमें क्या है, मेजोरिटी जो है वो सैप्रोब है, पैरासाइटिक नहीं है। पर अपना जो ऑल्टरनेरिया है वो एक पैरासाइटिक फंजाई है, हमको पता है। और ये पैरासाइटिक सिर्फ नॉट ओनली इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट बट आल्सो it produces as many as 70 plus toxins that what it does is that harms every organelle of our cell. So फैमिली प्लियोस्पोरेसी, जो फैमिली प्लियोस्पोरेसी है इनमें काफी पैथोजेनिक फंजाई मिल जाते हैं। जैसे ऑल्टरनेरिया हो गया, कॉकलियोलोबस हो गया, बाइस्प्लोरारिस हो गया, ये सारे इसमें प्लियोस्पोरालीज में है। तो जो ऑल्टरनेरिया है इसको कॉमनली हम बोलते हैं ब्लैक रॉट फंजाई, ब्लाइट फंजाई या लीफ ब्लाइट फंजाई। क्यों? क्योंकि ये वाले सिम्टम्स ये क्रिएट करता है जहाँ पे जिस प्लांट में ये इन्फेक्ट करता है। बहुत सारे स्पीशीज है अल्टरनेरिया की। इंडिया में काफी वीट या दूसरे दूसरे सीरियल्स जैसे सोरगम, मिलेट, ये ट्रिटिसिना इन्फेक्ट कर लेता है, ये सारे जो भी सीरियल्स है। जो इसकी हैबिट है, एक अल्टरनेरिया टेनुसिमा को छोड़ के सारे जो है पैरासाइटिक है। और ये अल्टरनेरिया टेनुसिमा जो है ये है सैप्रोफाइटिक। तो बाकी जो भी है अल्टरनेरिया सोलिनी, अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना जो भी है ये सारे पैरासाइटिक है। मतलब ये प्लांट्स के अंदर जाके उनको पैरासिटाइज करके डिजीज क्रिएट कर देता है। and the fungi alternaria grows at the cost of the growth of its host plant. और ये ग्लोबली इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, ये दुनिया के सारे देश में पाए जाते हैं, वेदर इट इज अ टेम्परेट रीजन या ट्रॉपिकल रीजन, सारे जगहों पे ये मिल जाते हैं। और इसकी जो रेंज है, होस्ट की रेंज है, वो भी काफी ज्यादा, क्योंकि इसके इनमें इतने सारे स्पीशीज है तो इसकी जो होस्ट रेंज है वो भी काफी ज्यादा है। जितनी इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ जाती है, इट जीनस इट डाइवर्सिफाइज इन द रेंज ऑफ कंडीशन इट कैन लिव इन एंड also the range of host that it can infect। ये सारे जो स्पीशीज है
ये सारे पैथोजेनिक स्पीशीज है। और क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। मतलब जो सीरियल्स जो है, जैसे बार्ली, सोरगम, ओट्स, ये सब में क्या रहता है, जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है, जो मॉइस्चर कंटेंट वो कितना रहता है, 15 to 20% रहता है जनरली सीरियल्स में। मतलब बहुत ही कम मॉइस्चर कंटेंट। तो इतने कम मॉइस्चर कंटेंट में भी ये ग्रो कर लेता है। और बहुत ज्यादा, मतलब जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गया, जैसे ब्रासिकेसी में ये नॉट ओनली मस्टर्ड के सीड में इफेक्ट करता है, बट ऑल्सो लीफ में भी इफेक्ट करता है। जो तो हम देख रहे हैं कि इट कैन ग्रो इन ऑल द टाइप ऑफ प्लांट्स। एंड इसमें लिमिटेशन, मॉइस्चर कंटेंट जो है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये कम मॉइस्चर में भी ग्रो कर लेता है, और ज्यादा मॉइस्चर में तो ग्रो करता ही है। और ये क्या करता है, नॉट ओनली इट अफेक्ट्स द सीरियल्स, बट ऑल्सो the leaves, the stems of the plants also। और ये क्या करता है, ये काफी फ्रूट्स में भी इफेक्ट करता है। तो ये जो है, इसकी जो होस्ट रेंज काफी ज्यादा है, और ये डिफरेंट मॉइस्चर कंडीशन में भी ग्रो कर लेता है। और क्या है, जैसे सीट्रस फ्रूट्स जो है थोड़ा ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन जो पियर या एप्पल जो है वो थोड़ा कम टेम्परेचर में, तो कम टेम्परेचर वाले एरिया में भी ये ग्रो कर लेता है, मतलब कम टेम्परेचर में भी ये ग्रो कर लेता है, और जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में भी ग्रो कर लेता है। तो it is prevalent in the temperate as well as the tropical condition also. So temperature is also not a limiting factor in its growth and acting like a pathogen. Or apart from the cereals, the fruits and vegetables, ये क्या करता है, ये जैसे कार्नेशन हो गया, तो ये सारे जो ये फ्लावर्स को भी अफेक्ट करता है। नॉट ओनली कार्नेशन, सनफ्लावर की हेड में, जो उसकी फ्लावर जो हेड है, उसको हम बोलते हैं हेड ना, तो वो उसमें भी ये इफेक्ट कर लेता है। माइकोटॉक्सिन इन ऑल्टरनेरिया, जो टॉक्सिन है हमको पता ही है, दैट इज टॉक्सिक टू आवर बॉडी। बहुत सारे ऑर्गेनल्स, अपने सेल की ऑर्गेनल्स को ये अफेक्ट करता है। अब माइको मीन्स दोज दैट इज फंजाई। माइको मीन्स फंजाई। सो माइकोटॉक्सिन मीन्स टॉक्सिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई। ऑल्टरनेरिया जो टॉक्सिन क्रिएट करता है, दैट इज मोस्टली दे आर म्यूटाजेनिक। म्यूटाजेनिक मतलब जो अपने जीन्स है क्रोमोसोम में, उसमें क्या करता है, ये म्यूटेशन कर देता है। उसकी वजह से काफी डिजीजेस, हेरिटेबल, नॉन हेरिटेबल डिजीजेस क्रिएट होता है। तो these all the mycotoxins that is produced, almost 70 plus or mycotoxins are created by this alternaria। और ये सारे जो है ये म्यूटाजेनिक है, कुछ कुछ तो कार्सिनोजेनिक भी है, कार्सिनोजेनिक भी है। उनको कैसे पता चला कि दीज आर कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक? एक टेस्ट रहता है, एम्स टेस्ट। सो एम टेस्ट मोस्टली क्या होता है, ये एक म्यूटेशनल ऐसे है, ये है एक म्यूटाजेनिक ऐसे। मतलब क्या कोई भी केमिकल ये म्यूटाजेन है कि नहीं, इस इसकी टेस्ट करते हैं हम। एम्स टेस्ट है, बहुत सारे अदर टेस्ट भी है, पर एम्स टेस्ट इज वेरी कॉमन। तो मोस्टली द जितने भी टॉक्सिन्स है, दे आर पॉजिटिव, दे हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर एम्स टेस्ट। तो ये एक बहुत सारे जो ऑल्टरनेरिया की टॉक्सिन है, ये म्यूटाजेनिक है। अब जो टॉक्सिन अल्टरनेरिया प्रोड्यूस करता है, ये क्या है, ये मोस्टली है क्या,
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो चीज है जो कि दीज आर प्रोड्यूस्ड, they are not necessary for the daily functioning of the fungi, but ये एक डिफेंस के तरह से इसको यूज किया जाता है। मतलब इट इज यूज मोस्टली एज अ डिफेंसिव प्रोडक्ट। मतलब इट इज नॉट एसेंशियल बट एज अ डिफेंसिव। इसके अलावा भी अगर ये ना रहते तो भी द अल्टरनेरिया फंगस कैन इन्फेक्ट and be pathogenic, but just to increase the pathogenicity ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या टॉक्सिन्स क्रिएट करते रहते हैं। ये जो टॉक्सिन्स है ये काफी लो मॉलिक्यूलर वेट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, और ये इसको हम होस्ट स्पेसिफिसिटी अगर देखेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो नॉन होस्ट स्पेसिफिक और एक रहता है होस्ट स्पेसिफिक। अब जो होस्ट स्पेसिफिक है वो इतने पोटेंशियल है, मतलब इतने म्यूटाजेनिक है कि बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन, थोड़े से कंसंट्रेशन में भी ये इफेक्ट कर लेता है कंपेयर्ड टू दिस नॉन होस्ट स्पेसिफिक। नॉन होस्ट स्पेसिफिक दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए नहीं बनाना पड़ता है, एक अम्ब्रेला केमिकल दैट कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ प्लांट्स। बट जो होस्ट स्पेसिफिक है वो तो स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर होस्ट, तो क्योंकि ये स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर होस्ट, तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में भी बनता है तो चल जाता है। सो इट इज मोर पोटेंट। जो होस्ट स्पेसिफिक जो है ये दैट इज मोर पोटेंट एंड मोर टॉक्सिक। तो ये सारे जितने भी है टॉक्सिन्स है दीज आर ऑल होस्ट स्पेसिफिक, और ये जो टॉक्सिन्स है दीज आर नॉन होस्ट स्पेसिफिक। पर होस्ट स्पेसिफिक हो कि ना हो, दे आर toxic, they affect multiple organs, and they are mutagenic. Some of them are also carcinogenic. ये सब put a list, go through it, the names of the toxins that I have written. तो ये जो toxins है that creates a lot of allergic reactions in human. Allergic reactions मतलब जो कि इम्यूनोग्लोब्युलिन ई जो सेंसिटिविटी दिखा देता है, तो ये वाले एलर्जिक रिएक्शंस कर देता है। और एलर्जिक रिएक्शंस नॉट ओनली कि स्पोर हमने इनहेल कर लिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक नहीं, हमारे स्किन में भी ये काफी इफेक्ट कर देता है। जैसे एनिमल्स, जैसे प्लांट्स में ये लेशंस, कैंकर और सॉफ्ट रॉट क्रिएट करता है, वैसे ह्यूमन स्किन में भी ये a lot of different effects is done, especially ulceration of the skin, and that we all will discuss in the later slides. तो ये that was all about mycotoxins. हैबिटेट मतलब कहाँ रहना पसंद करते हैं। इट इज ubiquitous। ऑल्टरनेरिया जो है ये हर जगह में मिल जाता है, और एज अ सैप्रोफाइट इट कैन ग्रो। जहाँ भी स्पेशली ऑल्टरनेरिया टेनुइसीमा जो है वो एज अ सैप्रोफाइट इट कैन ग्रो, बट पैरासाइटिक भी ग्रो कर लेता है। जनरली सॉइल या वाटर में ये मिल जाते हैं, और सॉइल एंड वाटर से ये प्रोपागेटेड होता है आइदर टू प्लांट्स और एनिमल्स। एक बार प्लांट में इन्फेक्ट कर गया तो जैसे ही ये एंटायर लीफ फॉल हो गया, तो जो भी प्लांट डेब्रीज नीचे गिरता है, जैसे लीफ फॉल, और फ्लावर में अगर हो रहा है तो वो फ्लावर हेड अगर इट इज गेटिंग डिटैच फ्रॉम द प्लांट, तो वैसे केस में वो जो भी डिटैच्ड ऑर्गेन है, लीफ हो गया या फ्लावरिंग हेड या इन्फ्लोरेसेंस या स्पाइक, जो भी पोर्शन है, इफ इट इज डिटैच फ्रॉम द प्लांट, स्टिल वो डिटैच्ड वाले पोर्शन जो कि सॉइल में डेब्रीज की तरह काम करता है, तो उसमें एक्चुअली ऑल्टरनेरिया के स्पोर्स भी रह जाते हैं। तो ये स्पोर्स, it acts as a storehouse for infecting the next generation of plant को infect कर लेता है। तो ये जो है प्लांट डेब्रीज में चुपचाप डोरमेंसी में रह जाता है, और
तो हम देख रहे हैं कि इट इज वेरी रेजिलियंट स्पीशी। और इसकी जो स्पोर या माइसेलियम दोनों को ही हम बहुत इंडोर आउटडोर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। मतलब जैसे बाहर खेतों में भी मिल जाएगा, या इंडोर में जैसे ये वाली जो एरिया जो वुड वाली जो एरिया है, इसमें काफी इन्फेक्शन देखा जाता है। तो ये पुराने जो भी एरिया है या डर्टी एरिया है जहाँ पे रेगुलर क्लीनिंग नहीं होती, तो वैसे कंडीशन इंडोर में भी ये मिल जाते हैं। स्पेशली जैसे कोई वुडन फ्रेमवर्क हो गया, या कारपेट हो गया, कार्टन्स हो गया, वॉलपेपर हो गया, या बाथरूम के टाइल्स हो, इंडोर एनवायरनमेंट में भी ये इजीली ग्रो कर जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि आउटडोर में ही नहीं, इंडोर में भी ये ग्रो करता है और काफी ह्यूमन डिजीज क्रिएट करता है। और मोस्टली ह्यूमन डिजीज कैसा है, मोस्टली एलर्जिक ह्यूमन डिजीज क्रिएट करता है। और ये जो एलर्जी है, ये सिर्फ अपना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही नहीं, अपना स्किन में भी ये इफेक्ट करता है अल्टरनेरिया। और अल्टरनेरिया की एक बहुत खास बात है कि ये तो लो टेम्परेचर प्रेफर करता है, लेकिन जैसे लो टेम्परेचर है, ये रहता है जनरली टेम्परेट रीजन में ही। लेकिन टेम्परेट रीजन में जो है, इसकी जो इन्फेक्शन है, ये ईयर राउंड रहता है, मतलब पूरे साल ये इन्फेक्शन कर लेता है। लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में कैसे, विंटर सीजन जैसे टेम्परेचर बहुत ही कम है ना, 5 to 25 डिग्री, तो ऐसे कम टेम्परेचर स्पेशली जो विंटर में, ये ट्रॉपिकल रीजन में भी प्लांट्स एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है। और इसकी जो ग्रोथ है ना, ये 27 से लेके 8 तक, मतलब पीएच, वाइड रेंज ऑफ पीएच में ये ग्रो कर लेता है। बहुत ही एसिडिक पीएच या बहुत ही अल्कलाइन पीएच, दोनों में ही ये ग्रो कर लेता है। पर ये ऑप्टिमली थोड़ा एसिडिक, स्लाइट एसिडिक पीएच पसंद करता है। और ये वाइड रेंज ऑफ what to say wide range of condition in which it is growing, it is mostly because ये एक पॉलीफाइलेक्टिक जेनरा है। और सो वी सी दैट इसकी जो हैबिटेट है, ये टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या पीएच या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी या कोई डिफेंस मॉलिक्यूल है, तो इन सब पे डिपेंड करता है। जनरली ये बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी एरिया में ग्रो करना पसंद करते हैं, पर कुछ कुछ स्पीशी ऐसे हैं दैट कैन इवन ग्रो इन लो ह्यूमिडिटी सबस्ट्रेट, लाइक फॉर एग्जांपल द सीरियल्स। जो सीरियल्स है जैसे बार्ली, शोरगम, राई, मिलेट, ऑल दीज, इवन व्हीट, these have a very low amount of moisture, पर उधर भी ये ग्रो कर जाता है with equal ease than fruits and vegetables, जैसे एप्पल या जैसे सनफ्लावर की हेड में भी ये इजीली ग्रो करता है। सो ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो नॉट अ वेरी लिमिटिंग फैक्टर। थैलस स्ट्रक्चर, इसकी थैलस जो है, जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखें, तो ये इसमें सेप्टेशंस देखा जाता है। इसकी जो फिलामेंट है, ये काफी डिवाइडेड है, मतलब सेप्टेशन है। और ये जो फिलामेंट जो भी है, तो इनमें काफी हम देख रहे हैं कि इसमें ब्रांचिंग है। तो इसकी जो फिलामेंटोस थैलस है, ये एक तो सेप्टेट है, ऊपर से ब्रांच्ड है। और इसकी जो ग्रोथ रेट है, ये काफी ज्यादा होती है। तो बहुत ही जल्दी ये अपना एक कॉलोनी बना लेता है। और ये जो कॉलोनी है, तो वो थोड़ा डार्क कलर का रहता है, जैसे ऑलिव ग्रीन, डार्क ऑलिव ग्रीन, ब्राउन कलर। तो ऐसे जितने भी फंजाई है जिनमें ये डार्क कलर रहता है, इनको हम बोलते हैं डिमाशियस डिमेटिएशियस फंजाई। तो ये एक डिमेटिएशियस फंजाई भी है, जो कि डार्क कलर्ड फंजाई को हम बोलते हैं। तो इसकी जो टेक्सचर है थैलस की, ये काफी सॉफ्ट ऊली रहता है। और ये जो माइसेलियल ग्रोथ में बोल रही थी कि बहुत फास्ट रहता है, ये इसकी ऑप्टिमल टेम्परेचर अगर 5 to 25, मतलब लो टेम्परेचर में इसकी जो है काफी ग्रोथ जो है काफी ज्यादा रहती है। टेम्परेचर बढ़ने से इसका ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये
कुछ ऐसा ही है। तो ये जो इसकी फिलामेंट है, ये क्योंकि ये पैरासाइटिक है तो ये सेल के बीचों बीच मतलब ग्रो कर जाता है, मतलब इंट्रासेलुलर है। और क्योंकि ये इंट्रासेलुलर है तो इसीलिए इसकी हॉस्टोरिया नहीं बनती। जैसे अगर हम देखें एस्परजिलस, पिरोनोस्पोरा, ये सारे जो है ये क्या करते हैं, ऐसे एक हॉस्टोरिया रहती है सेल के अंदर से न्यूट्रिशन लेने के लिए। पर क्योंकि ये एकदम सेल के बीचों बीच जाता है तो इट डज नॉट नीड एनी स्पेशल हॉस्टोरियल स्ट्रक्चर, ये जरूरत नहीं पड़ता। तो वी आर सीइंग नो हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया अगर है तो ये ऑल्टरनेरिया नहीं है। और ऑल्टरनेरिया की हर एक अगर सेप्टा देखे तो हम देखते हैं कि ये है मल्टी न्यूक्लिएट। तो इसकी जो फिलामेंट है, अगर रिकैपिचुलेट करें तो ये सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, और एक सेप्टा मल्टी न्यूक्लिएट है। ये इंटरसेलुलरली ग्रो करता है और इनमें कोई हॉस्टोरिया नहीं होती। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये एक प्लांट पैथोजन है, मतलब प्लांट में डिजीज क्रिएट करता है, बोथ प्री as well as post हार्वेस्ट। मतलब जब फील्ड में है तब भी ये इफेक्ट करता है, और जब स्टोरेज में है तभी ये इफेक्ट कर लेता है। और मोस्टली क्या करता है, इट मोस्टली अफेक्ट्स द लीव्स, बट कभी कभी फ्रूट एज वेल एज ट्यूबर जैसे पोटैटो, कैरट, ये वाले पोर्शन में भी इफेक्ट करता है। तो जैसे ये मतलब अगर लीफ में करता है तो ये मासिव डिफोलिएशन कर देता है, मतलब लीफ लॉस हो जाता है। एक बार लीफ लॉस हो गया मतलब क्या, फोटोसिंथेटिक जो एफिनिटी है तो वो कम हो जाती है। तो अगर ग्रेन या फ्रूट में इफेक्ट ना भी कर रहा है तो भी ये न्यूट्रिशनल लॉस कर देता है। क्योंकि एक तो जो भी लीफ है वो डिफोलिएट हो रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, ऊपर से ये प्लांट से न्यूट्रिशन खींच के अपना माइसेलियम बड़ा कर रहा है। तो इट इज रिड्यूसिंग द न्यूट्रिएंट लेवल इन द प्लांट एज वेल एज माइकोटॉक्सिन भी क्रिएट कर रहा है जो कि प्लांट को भी किल कर रहा है। और इसकी ये सारे कारण के वजह से इसको अगर सीड या फ्रूट में इन्फेक्शन ना भी फैले तो भी काफी यील्ड लॉस हो जाता है। हालांकि एक बार लीफ इन्फेक्टेड हो जाता है तो स्टेम इन्फेक्ट हो जाता है, धीरे धीरे फ्लावर और फ्रूट्स भी पूरा इन्फेक्ट हो जाता है, तो एंटायर प्लांट ऑल्सो डाइज। सो ये इकोनॉमिक में प्लांट में काफी डिजीज क्रिएट करता है, जो कि बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत सारे जो प्लांट्स इफेक्टेड है, होस्ट प्लांट, उनकी एक लिस्ट दे के रखी थी, कैन गो बैक एंड वॉच दोस। तो ये एक तो लीफ में इन्फेक्ट करता है, स्टेम में इन्फेक्ट करता है, फ्रूट और ट्यूबर सारे पोर्शन में ही इन्फेक्ट करते हैं। और ये क्या करता है, इट इज प्रोड्यूसेस आल्सो टॉक्सिक कंपाउंड्स, जो कि बहुत सारे अल्टरनेरिया की स्पीशीज है जो कि टॉक्सिक क्रिएट करता है। और वंस वी ईट दीज टॉक्सिन्स, टॉक्सिन लैडन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सो ये हमारे बॉडी में भी काफी डिजीज क्रिएट कर लेता है। ऑल्टरनेरिया के जो स्पोर्स है ये इट क्रिएट अ लॉट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, स्पेशली जैसे अस्थमा हो गया, हे फेवर हो गया, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। तो वैसा इन्फेक्शन हमको देखा जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस ड्यू टू इन्फेक्शन। और ये आई बॉल या कोई भी मतलब स्किन वाला रीजन में भी ये इन्फेक्ट करता है। और जनरली तो ये नॉर्मल पीपल को इन्फेक्ट उतना नहीं कर लेता, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे एचआईवी पेशेंट हो गया, ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर इज गिवन केमोथेरेपी, तो केमोथेरेपी के बाद में जो लोअर इम्यूनिटी हो जाता है, या एनी पर्सन हु इज सफरिंग, हु इज गॉन ए सर्जरी, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद अगर ऑर्गन रिजेक्शन ना हो जाए, इसीलिए इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी लेवल कम कर देते हैं। तो वैसे कंडीशन में भी ये सारे जितने भी
ऑल्टरनेरिया इन्फेक्शन होते हैं वो हो जाते हैं। और स्पेशली जो ऑल्टरनेरियोसिस, ऑल्टरनेरिया टॉक्सिकोसिस, ये काफी हार्मफुल है। और मोस्टली ये ह्यूमन में ही देखा जाता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी रहता है। ये मोस्टली ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शंस एंड मोस्टली हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही ये देखे जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम एस्थमा, ये केराटिनाइटिस मतलब आई बॉल में हो जाता है। पैरानेजल साइन्यूसाइटिस, जो कि मतलब अपना नोजल नेजल एरिया में। फिर हाइपर सेंसिटिव न्यूमोटाइटिस। ये सारे जो है ये एलर्जिक रिएक्शंस ह्यूमन में देखे जाते हैं ड्यू टू ऑल्टरनेरिया इन्फेक्शन। सो लास्ट दो स्लाइड में मैंने बताया कि दिस इज अ वेरी इन्वेसिव पैथोजन बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट के लिए। पर अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज गॉट सर्टेन इम्पोर्टेंट पॉजिटिव इफेक्ट आल्सो, जो कि स्पेशली ये इट प्रोड्यूसेस अ वाइड वैरायटी ऑफ secondary metabolites that can be put to important medicinal use। और स्पेशली जैसे ऑल्टरनेरिया एचिनोरिया, ये क्या करता है, ये इट पैरासिटाइजेस और इन्फेक्ट्स वाटर हाइसिंथ। और वाटर हाइसिंथ क्या है, एक इन्वेसिव प्लांट है जो कि एक वाटर बॉडी में अगर इन्वेशन कर लेता है, तो दूसरे दूसरे जैसे फिश या वाटर एक्वेटिक एनिमल्स जो है, इंसेक्ट्स है, वो सारे आउट ऑफ लो ऑक्सीजन वो मर जाते हैं। तो दैट इज वाई इस वाटर हाइसिंथ को कंट्रोल में लाने के लिए एक बायोलॉजिकल कंट्रोल इज ऑल्टरनेरिया। सो इट इज अ बायो कंट्रोल टू वाटर हाइसिंथ। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल्स में पोर्पोइस को भी ये इन्फेक्ट किया गया है। मतलब जैसे पोर्पोइस की स्किन में ये ऑल्टरनेरिया मोलास्टा जो है वो इन्फेक्शन, इट वाज एबल टू क्रिएट द इन्फेक्शन इन पोर्पोइस। इसके जो सिम्टम है, प्लांट में सिम्टम अगर हम देखेंगे तो ये 4 स्टेजेस में रहती है। एक तो लीफ में, एक रहती है स्टेम या पेटियोल में, दूसरी रहती है इनफ्लोरेसेंस में मतलब इसकी फ्लावर में, या इसकी जो है फ्रूट या ट्यूबर में। ट्यूबर मतलब जैसे कैरट और पोटैटो, इसमें भी इफेक्ट कर लेता है। तो जो इसके इसके लीफ में फर्स्ट तो एक छोटा सा एक लेशन क्रिएट होगा, रफ ब्राउन कलर की। तो जैसे जैसे लेशन, जो भी लेशन है, छोटा छोटा लेशन है, वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे एक दूसरे के कांटेक्ट में आके एक इरेगुलर शेपेड लेशन क्रिएट कर लेगा। और जैसे जैसे लेशंस मतलब बड़ा होता जाएगा, तो धीरे धीरे इसके चारों ओर एक क्लोरोटिक एरिया भी बनता जाएगा। और ये क्लोरोटिक एरिया बनता जाएगा और एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, कोआलिस कर जाएंगे, और कुछ ऐसा मतलब कि कंसेंट्रिक रिंग के जैसा फॉर्म कर लेगा। मतलब ऐसा एक कंसेंट्रिक रिंग के जैसा फॉर्म कर लेगा, जिसको बोलते हैं कि टारगेट बोर्ड इफेक्ट। तो ओवल शेपेड स्मॉल लेशंस बड़ा होके इरेगुलर स्कार बना लेगा। और जैसे ही ये बड़ा होके जैसे स्कार बना लेता है, तो एक कंसेंट्रिक लेशन टारगेट बोर्ड जैसा बना लेगा। और धीरे धीरे जैसे पूरे लीफ में ये फैलता गया, तो पूरा लीफ क्या होगा, सूख जाएगा और फिर डिफोलिएशन हो जाएगा। तो ये तो सिम्टम रह गई जो कि लीफ में। अब देखा जाता है स्टेम में। स्टेम में क्या होता है, हम देखेंगे जैसे लीफ में होता है कि एक लेशन है, तो उसकी चारों ओर है क्या, येलोइश कलर की, लाइट कलर की एक हैलो रीजन, बॉर्डर रीजन। पर अगर हम स्टेम में देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्लोरोटिक आउटर मार्जिन इसमें रहती नहीं है। तो लीफ से जैसे स्टेम में आया, तो स्टेम में भी डिफरेंट डिफरेंट जो लेशंस है, वो बर बर के क्या करता है, ऐसा
और टारगेट बोर्ड वाला टारगेट बोर्ड वाला एरिया क्रिएट कर लेता है। जैसे इधर भी टारगेट बोर्ड वाला एरिया अगर क्रिएट कर लिया, इधर भी ऐसा बुलसाई टाइप का हो जाएगा। या तो कुछ और होता है, जैसे लेशंस ऐसे इधर क्रिएट हो गए तो एक गर्डल जैसा क्रिएट हो गया, दिस दैट इज कॉल्ड कॉलर रॉट। तो अगर हम स्टेम में देखें तो आइदर बुलसाई पैटर्न रहता है या कॉलर रॉट, तो ऐसा रहता है। और अगर जनरली ऑल्टरनेरिया की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये ओल्डर लीव्स, ओल्डर फ्लावर या ओल्डर पोर्शन ऑफ द स्टेम को ही इन्फेक्ट करता है, या फ्रूट में भी इमेच्योर फ्रूट में इफेक्ट नहीं करता है। तो ये तो जनरल हो गया, लेकिन कभी कभी होता है कि इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा, कोई फील्ड में इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा हो गया, तो तब क्या करता है, तब ये सीडलिंग स्टेज को भी इफेक्ट करता है। पर ये व्हेन द इन्फेक्शन इज वाइडली स्प्रेड। तो ये जनरली जब स्टेम है, older portion of stem gets infected, older leaves get infected, but when the infection is very spread out, तब जाके ये सीडलिंग स्टेज को भी इन्फेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि इसकी फ्रूट वाले पोर्शन में क्या करता है। तो फ्रूट में भी ऐसे लेशन क्रिएट करता है, और ये जो लेशन है, जैसे लीफ में अगर लेशन क्रिएट हुआ तो एंटायर लीफ जो है डिफोलिएटेड हो जाता था। यूजुअली ओल्डर लीव्स से यंगर लीव्स तक, मतलब नीचे से ऊपर तक ये डिजीज इन्फेक्ट करता था। तो इधर भी ओल्डर फ्रूट्स आर फर्स्ट इन्फेक्टेड, और क्योंकि ये बहुत ही प्री एज वेल एज पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब जैसे फ्रूट जो फील्ड में है उसको भी इन्फेक्ट करता है, और हमने हार्वेस्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तब भी जाके ये नए तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है। या इन्फेक्शन पहले से ही था, स्टोरेज में ज्यादा बढ़ गया, तो बोथ प्री एज वेल एज पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशन में फ्रूट्स को ये इन्फेक्ट करता है, और काफी हैवी इकोनॉमिक लॉस कर देता है। ये जो नेक्रोटिक रीजन है, ये सॉफ्ट रॉट क्रिएट कर देता है, और सॉफ्ट रॉट के वजह से एंटायर, पहले तो कोई भी फ्रूट है जैसे एप्पल हो गया, इसकी कोर वाला पोर्शन में ये इन्फेक्ट होता है। तो पहले अगर हम इसको हार्वेस्ट करते हैं तो पता नहीं चलता है कि इसमें इन्फेक्शन है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे रॉट का पोर्शन बढ़ता जाता है, स्किन में भी ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, और जब स्किन में देखे जाते हैं, दैट इज द लास्ट स्टेज। तो उसके बाद तो हम कुछ किया ही नहीं जा सकता, मतलब एंटायर फ्रूट इज इन्फेक्टेड, और स्पोर क्रिएट करके ये नियर बाय फ्रूट को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो अपार्ट फ्रॉम फ्रूट, ये ट्यूबर में भी इन्फेक्ट करता है। जैसे पोटैटो, पोटैटो में क्या करता है, पहले अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में नहीं जाता है, पहले लोअर लीव्स को इन्फेक्ट करता है, फिर अपर लीव्स को इन्फेक्ट करता है। एंटायर एंटायर अपर पोर्शन जब पूरा कोलैप्स हो जाता है, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन है, तो तब जाके ये ट्यूबर को इन्फेक्ट करता है। सेम केस विद दैट ऑफ कैरट। कैरट की भी ऐसा ऊपर वाला पोर्शन जो है डैम्पिंग ऑफ हो जाता है, फिर जाके उसको वो एंटायर जो रूट है उनको इन्फेक्ट करता है। अब इसकी मैनेजमेंट कैसी होगी? मैनेजमेंट से पहले हमको देखना पड़ेगा इसकी मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। जो ये जो कोई भी ग्राउंड लेयर में कोई भी लीफ है या कोई भी पोर्शन है जिनमें जो कि प्लांट डेब्रीज लास्ट ईयर की है, तो वो अगर हम नहीं और हटाए, तो उसमें क्या रहती है, उसमें रहती है ऑल्टरनेरिया की स्पोर्स। तो जैसे ही बरसात हुई या इरिगेशन हुई, तो ये स्पोर्स जो है, तो ये स्पोर्स जैसे ये वाला लीफ वाला पोर्शन है, ये डीके कर जाते हैं, स्पोर रह जाती है। तो
थ्रू द वाटर विंड रेन स्प्लैश इफेक्ट स्पोर्स आके कहाँ पे गिरता है? ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। अब वंस इट इज इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, आइदर तो क्या करता है स्पोर, it crosses the epidermis and it gains entry through the epidermis, या तो it gains entry through the stomata that is present in the lower surface of the leaf। तो स्टोमाटा से भी एंट्री कर लेता है, या लीफ के टिप में, बहुत सारे लीफ के टिप में हाइडाथोट रहती है, तो ये हाइडाथोट से भी एंट्री कर सकता है, या कोई भी लीफ है उसमें इंसेक्ट आके खा गया, तो वो वाले जो साइट ऑफ इन्फेक्शन से भी ये एंट्री कर सकता है। तो ये है इसकी मोड ऑफ इन्फेक्शन। और अगर मतलब दो दूसरे वाले जैसे ट्यूबर या फ्रूट्स में, तो ये तभी इन्फेक्ट होता है जबकि दूसरे और द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड। जैसे लीफ से इन्फेक्शन स्प्रेड करके स्टेम में आया, स्टेम में इन्फेक्शन स्प्रेड करके फिर फ्लावर फ्रूट वाले पोर्शन या ट्यूबर वाले पोर्शन में गए। तो इन दिस वे इन्फेक्शन स्प्रेड्स। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? पहले तो देखते हैं कल्चरल कंट्रोल कैसे करेंगे। कोई भी प्लांट, कोई भी सॉइल जिसमें हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ पोटेशियम और थोड़ा लो अमाउंट ऑफ फास्फोरस अगर रहता है, तो ऐसे सॉइल में, मतलब जहाँ मैक्रोन्यूट्रिएंट एडिक्वेट अमाउंट में है, तो वैसे सॉइल में क्या रहता है, प्लांट जो है उसकी ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन ये रिड्यूस हो जाता है। तो इफ द सॉइल इज हेल्दी सॉइल, then the plant will have lesser chance to get infected। और एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल में मॉइस्चर जो कंटेंट है वो कम रहे तो ही अच्छा है। और क्योंकि सॉइल में जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, तो ये इसका चांस रहता है कि इन्फेक्शन ज्यादा हो। तो इसीलिए हमको इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाई अमाउंट ऑफ वाटर वी शुड यूज लेस अमाउंट ऑफ वाटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन भी कम करना चाहिए। तो इरिगेशन जो है हम ड्रीप इरिगेशन कर सकते हैं, और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है जो कि ऐसे फवारा छोड़ता है, तो वैसा इरिगेशन तो एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि जो लीफ सरफेस है उनमें से ही इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, और जो लीफ अगर गीला है फॉर 2 to 3 आवर्स, या उनमें रेन के वजह से या इरिगेशन के वजह से, ये स्प्लैश इफेक्ट के वजह से स्पोर्स आ गया, देन ऑल्सो इट विल बी इजी फॉर इन्फेक्शन। तो इसीलिए स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है वो नहीं करते हैं, सिर्फ ड्रिप इरिगेशन करते हैं। जो फरो वाला इरिगेशन है वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि फरो में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यूज हो जाता है। तो वी हैव टू कीप द सॉइल ड्राई। इसके अलावा भी जो डेब्रीज है, जैसे लास्ट ईयर का पत्ते या स्टेम रह गया, तो दैट हार्बर्स द स्पोर, उनमें स्पोर रह जाती है, दैट विल एक्ट एज ए इनोकुलम फॉर द नेक्स्ट प्लांट। जो पुराने साल के जो भी प्लांट डेब्रीज है उनमें जो स्पोर रह जाती है, उनसे ही नेक्स्ट ईयर की सॉइल इन्फेक्टेड हो जाता है। तो वी शुड रिमूव द सॉइल डेब्रीज। और क्या है कि एक क्रॉप रोटेशन भी होना चाहिए, और ये क्रॉप रोटेशन के पीरियड जो है 2 years, 3 years, 8 years, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी प्लांट है। मतलब कोई अगर हम सोलानेसी की प्लांट ले रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर में हम ऐसी नॉन सोलानेशियस प्लांट को लेंगे। 2-3 साल तक वही नॉन सोलानेशियस प्लांट एक बार अगर लेने लगे, तो क्या होता है कि इन एब्सेंस ऑफ होस्ट प्लांट द फंगस विल डाई। क्योंकि हमको पता है कि ये एक बायोजेनिक फंजाई है, मतलब इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिवली डेवलपिंग, एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग टिश्यू जरूरत है। तो अगर इनकी होस्ट प्लांट नहीं है, तो इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर उसके साथ साथ, क्रॉप रोटेशन के साथ साथ हमको उसकी जो भी होस्ट फैमिली है, जैसे पोटैटो, पोटैटो है पोटैटो है सोलानेसी फैमिली की, तो सोलानेसी फैमिली की
जो भी वीड्स है इनको भी ये क्या करता है, अल्टरनेरिया इन्फेक्ट कर सकता है। दैट इज वाई जो भी सेम फैमिली के होस्ट प्लांट है, वो वीड भी है, तो भी उसको हम रिमूव करना चाहिए। तो not only the agricultural plant of a family but also the weed part should also be removed. इसके अलावा एवरी फ्यू डेज इंटरवल में हमको जो फील्ड है इसको मॉनिटर करना चाहिए। अगर साइंस ऑफ इन्फेक्शन देखा गया तो वो वाले पार्ट जो है उसको रिमूव कर देना चाहिए या एंटायर प्लांट को रिमूव कर देंगे। और क्योंकि ये हाई मॉइस्चर कंडीशन में रहता है तो एयर सर्कुलेशन अगर ज्यादा हो तो इसकी स्प्रेड कम होगी, इसीलिए plants are not allowed to become bushy। जो भी ट्रिमिंग ऑफ लीव्स रेगुलर कंटिन्यू करना चाहिए। और क्या है कि रेजिस्टेंट कल्टीवर्स जो है वो यूज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सीड्स है ना, हम जब भी इसको सो करेंगे तो पहले तो इसको प्री ट्रीटमेंट करना चाहिए। प्री ट्रीटमेंट क्या, कोई भी केमिकल फंजीसाइड से प्री ट्रीटमेंट कर देंगे या कोई भी बायोलॉजिकल जो भी दूसरे टाइप के फंजाई है जो कि एंटागोनिस्टिक है टू द ग्रोथ ऑफ ऑल्टरनेरिया, उनकी भी एक कोटिंग लगा लेंगे सीड के ऊपर तो भी अच्छा है। और इसको सीड को अगर हॉट वाटर ट्रीटमेंट देंगे इन अ हॉट वाटर बाथ तो भी वैसे सीड जो है उनमें इन्फेक्शन वो जो प्लांट उनमें से जो प्लांट आता है तो उनमें इन्फेक्शन की चांसेस कम हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जैसे अगर बैक्टीरिया या कोई भी सूडोमोनास हो गया तो या दूसरे टाइप के फंजाई जैसे ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा विरिडे हजारियम, तो ये सारे जो है ये कुछ ऐसे केमिकल्स सीक्रेट करता है दैट विल बी एंटागोनिस्टिक टू ग्रोथ ऑफ अल्टरनेरिया। तो ये अल्टरनेरिया की ग्रोथ चेक कर देता है, फंगी स्टैटिक एज वेल एज कभी कभी इस अल्टरनेरिया की डेथ भी ला देता है। सो फंगी साइड एज वेल एज फंगी स्टैटिक जो भी फंजाई या बैक्टीरिया है इनसे ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट काफी कॉस्ट एक्सपेंसिव है तो इसीलिए वी आर प्रेफरिंग टू डू विद द कल्चरल ट्रीटमेंट जो कि मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था। ये सारे जो है केमिकल फंजीसाइड्स है, ये सारे बायोलॉजिकल फंजीसाइड है। जो केमिकल फंजीसाइड या बायोलॉजिकल ये एक रेगुलर इंटरवल में जैसे 15 डे अपार्ट में देना चाहिए। सो दैट वाज ऑल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पे मैंने ऑल्टरनेरिया की ओवरव्यू दिया है और क्या क्या डिजीज एनिमल और प्लांट्स में ये क्रिएट करता है, इसकी सिम्टम क्या है और इसमें हम इसको मैनेज कैसे करेंगे और इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है और क्या क्या टॉक्सिन्स ये क्रिएट करता है, ये सब इस वीडियो में है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेरिया। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज या कोई नया टॉपिक पे वीडियो बनानी है या कोई भी वीडियो कैसा लगा या एनी कमेंट्स ऑन द वीडियो, यू आर फ्री टू राइट द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।